Hello students, today we will discuss tax audit and management audit। तो पहले हम टैक्स ऑडिट को डिस्कस करते हैं। देखिए, भारत में टैक्स ऑडिट का श्रीगणेश जो हुआ था वो 1855-1866 से लागू हुआ। टैक्स ऑडिट का मीनिंग टैक्सेशन की दृष्टि से संस्था के खातों का ऑडिट करना है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां सरकार का समाज के प्रति पूरा उत्तरदायित्व है कि वह अपने उत्तरदायित्व के निर्वाह के लिए सरकार, व्यावसायिक संस्था, व्यक्तियों, पेशेवर लोगों से उनकी आय के ऊपर कर वसूल करती है। इसलिए व्यावसायिक संस्था, पेशेवर व्यक्तियों के खातों का जो आयकर अधिनियम 1961 के प्रोविज़न के अंतर्गत कर निर्धारण हेतु अंकेक्षकों द्वारा कर अंकेक्षण करवाती है। डॉक्टर टी.आर. शर्मा के अनुसार वित्तीय लेखों का कर के लिए निरीक्षण एवं जांच कराना ही कर अंकेक्षण कहलाता है। जिस संस्था के खातों की जांच कराधान की दृष्टि से करना किसी संस्था के खातों की जांच कराधान की दृष्टि से करना ही कर अंकेक्षण है। जब किसी संस्था के हिसाब किताब का निरीक्षण कराधान के उद्देश्य से किया जाता है तो हम उसी को कर अंकेक्षण कहते हैं, जिसमें पहले टैक्स ऑडिटर की नियुक्ति होती है। तो चार्टर्ड अकाउंट एक्ट 1949 की धारा 7 के अनुसार प्रेजेंट में कार्य कर रहे अंकेक्षण को ही कर अंकेक्षण नियुक्त किया जाता है। अगर किसी नए चार्टर्ड अकाउंट को कर अंकेक्षण नियुक्त किया जाता है तो पूर्व नियुक्त कर अंकेक्षण को इस आशय की सूचना देना आवश्यक है। कंपनी की दशा में संचालक मंडल या मुख्य कार्यकारी संचालक मंडल कर अंकेक्षण की नियुक्ति कर सकते हैं। भारत का चार्टर्ड अकाउंट संस्थान के नियम के अनुसार कोई भी व्यक्तिगत चार्टर्ड अकाउंट किसी फाइनेंशियल ईयर में 30 से अधिक कर अंकेक्षण नहीं रख सकता। फर्म की दशा में हर साझेदार को 30 से अधिक कर अंकेक्षण व्यक्तिगत रूप से स्वीकार नहीं कर सकते। अगर कोई एक साझेदार एक से अधिक फर्म में चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो इस दशा में कुल मिलाकर 30 कर अंकेक्षण ही स्वीकार की जा सकते हैं। किसी संस्था के हेड ऑफिस और उसकी ब्रांच का कर अंकेक्षण इस उद्देश्य से एक कर अंकेक्षण माना जाएगा। किसी संस्था में कर्मचारी चार्टर्ड अकाउंट उस संस्था का कर अंकेक्षण नियुक्त नहीं किया जा सकता। इसलिए एक करदाता का कोई कर्मचारी या उसी प्रबंध की किसी संस्था में काम करने वाले कर्मचारी धारा 44 AB के अनुसार करदाता के खातों का अंकेक्षण नहीं कर सकता। धारा 44 AB के अंतर्गत नियुक्त कर अंकेक्षक को उसके पद से हटाने के संबंध में कोई विशेष प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है, लेकिन नियुक्तिकर्ता यदि ये फील करता है कि अंकेक्षक को पदमुक्त कर दिया जाए तो वह ऐसा कर सकता है। वह ऐसा तब कर सकता है जब अंकेक्षक अपने दायित्व का निर्वाह ना करे या समय पर अपनी रिपोर्ट ना दे या अपने काम में लापरवाही दिखाए। कर अंकेक्षक अपनी अंकेक्षण रिपोर्ट के सेकंड पार्ट में ये व्यक्त करता है कि धारा 44 AB द्वारा निर्धारित आवश्यक विवरण 3CD में संलग्न कर दिए गए हैं। जो पेपर 3CD होता है इसमें 32 वाक्यांश होते हैं, जिसके कुछ वाक्यांश हम डिस्कस करेंगे, जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट, लेखा पुस्तकें, मेथड ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन की विधियाँ, लाभ हानि के क्रेडिट में ना की जाने वाली आय की राशि, अमाउंट ऑफ इनकम नॉट क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टिकुलर्स ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउएबल स्वीकार्य मूल्य ह्रास का विवरण, एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर एंड पर्सनल नेचर, पूंजीगत स्वभाव के और व्यक्तिगत स्वभाव के व्यय, अकाउंटिंग रेशो, पेनल्टी आदि। तो इसमें हम समझते हैं कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट होती हैं उन पुस्तकों के संबंध में उसको रिपोर्ट देनी होती है और उनकी सूची भी देनी होती है। एक्ट के अकॉर्डिंग निर्धारित लेखा पुस्तकों की सूची, करदाता द्वारा रखी गई लेखा पुस्तकों की सूची और उसके द्वारा जांची गई लेखा पुस्तकों की सूची। एक्ट में वैसे लेखा पुस्तकों को डिफाइन नहीं किया गया है, इसलिए लेखा पुस्तकों में उन बुक्स को शामिल करते हैं जो व्यवसाय की सामान्य व्यवस्था में रखी गई हैं। आयकर अधिनियम की धारा 145 में प्रोविज़न है कि करदाता या तो लेखांकन की नकद प्रणाली अपना सकता है या व्यापारिक प्रणाली अपना सकता है। तो इस धारा में ये व्यवस्था है कि करदाता को अनुसूचित लेखा मानकों का पालन करना होगा। साथ ही ये ध्यान रहे कि लेखांकन की जो भी विधि अपनाई गई है उसे आने वाले वर्षों में स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। लेखा विधि में यदि कोई एक्सेप्शन है, कोई चेंजेस किया गया है तो उसके कारण देने होंगे।
अंकेक्षक को आय की उन मदों को रिपोर्ट करना होगा जिन्हें लेखांकन की परंपरा के अनुसार लाभानी खाते को क्रेडिट किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अंकेक्षक को ये रिपोर्ट करना होगा कि एक्ट के जो प्रोविज़न है उनके अंतर्गत कितना मूल्य ह्रास स्वीकार्य है। व्यावसायिक आय की गणना करते समय पूंजीगत व्यय को स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि एक्ट में कोई विशेष व्यय किसी व्यय विशेष के लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं हो। अकाउंटिंग रेशो में ग्रॉस प्रॉफिट और टू टर्नओवर, नेट प्रॉफिट टू टर्नओवर, स्टॉक एंड ट्रेड टू टर्नओवर और मटेरियल कंज्यूम टू फिनिश्ड गुड प्रोड्यूस को रखे जाते हैं। तो जो पेपर्स 3CD है इनमें तथ्यों संबंधी विवरण दिए जाते हैं और इन पर कर अंकेक्षक और करदाता के बीच मतभेद हो सकता है। ऐसी स्थिति में अंकेक्षक को दोनों दृष्टिकोण देने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गत वर्ष के संबंध में धारा 44AB के अंतर्गत ऑडिट नहीं करवाता या अंकेक्षण रिपोर्ट प्रेजेंट नहीं करता तो कर निर्धारण अधिकारी ये ऑर्डर दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति दंड चुकाएगा जो कुल बिक्री, कारोबार और सकल प्राप्तियों का 5% होगा, और लेकिन ये राशि 1 लाख से अधिक नहीं होगी। लेकिन धारा 273B में विशेष प्रावधान किया गया है कि अगर कोई करदाता उपरोक्त असफलता का कोई उचित कारण प्रस्तुत कर देता है तो उसको पनिश नहीं किया जाता। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑडिट की। देखिएगा, मैनेजमेंट ऑडिट की एक नई विचारधारा है और अभी यह स्टार्टिंग है, लेकिन इसकी उपयोगिता और महत्व के कारण ये दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। मैनेजमेंट ऑडिट विभिन्न मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ और कार्यों की सफलता का मूल्यांकन है। मतलब प्रबंध विभिन्न निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो विभिन्न नीतियों को अपनाता है या विभिन्न कार्यों को करता है उनका ऑडिट कराना ही मैनेजमेंट ऑडिट कहलाता है। स्टीफन आर माइकल के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट ऑडिट इज एन ऑब्जेक्टिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और इट्स पार्ट। स्टीफन आर माइकल के अनुसार प्रबंधकीय अंकेक्षण व्यावसायिक संगठन या इसके किसी भाग का सउद्देश्य और गंभीर मूल्यांकन है। विलियम ली लियोनार्ड के अकॉर्डिंग प्रबंध अंकेक्षण कंपनी, सरकार की संस्था या उसके किसी अंश जैसे भाग या विभाग तथा उसकी योजनाओं एवं उद्देश्यों, उसकी क्रियाओं के साधन तथा मानवीय भौतिक सुविधाओं के उपयोग की एक गहन और संरचनात्मक जांच है। मतलब प्रबंधकीय अंकेक्षण प्रबंध के योजनाकरण, संगठनात्मक, प्रेरणात्मक, नियंत्रक और समन्वयकारी पक्षों का सउद्देश्य परीक्षण है और ये परीक्षण रचनात्मक होता है जो प्रबंध की निष्पत्ति का मूल्यांकन करके भविष्य में सुधार का आधार तैयार करता है, लेकिन ये निश्चय ही एक दोष निकालने की पद्धति है। प्रबंध अंकेक्षण का मूल उद्देश्य हर लेवल पर प्रबंध की योग्यता और कुशलता की जांच करना होता है। इसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि प्रबंध अपने कार्यों का निष्पादन ठीक से करते हैं नहीं करते हैं। व्यवसाय की ताकत उन बिंदुओं से है जो व्यवसाय की प्रगति में सहायक होते हैं और प्रबंध अंकेक्षक द्वारा ताकत संबंधी बिंदुओं को पहचाना जाता है और उसका पूरा लाभ उठाया जाता है। हर बिजनेस में हम देखते हैं कुछ न कुछ वीकनेस होती हैं या कुछ कमियां होती हैं और प्रबंध अंकेक्षक द्वारा उन कमियों को पहचाना जाता है और इन पर नियंत्रण पाने के लिए उपायों की तलाश की जाती है। व्यवसाय में अनेक ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं जिनकी सूचना यदि व्यवसाय को मिले तो व्यवसाय के प्रॉफिट को बढ़ाया जा सकता है। प्रबंध अंकेक्षण एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा ये पूर्व सूचना संभव है, इसलिए संभावित अवसरों की खोज के लिए ही प्रबंध अंकेक्षण कराया जाता है। व्यवसाय पर आने वाले भावी खतरों का अनुमान लगाने के लिए भी प्रबंध अंकेक्षण का उपयोग किया जाता है। उत्पादन संस्थाओं में श्रम और सामग्री के संबंध में अनेक प्रकार की क्षति होती है और इस क्षति के कारणों को प्रकट करने और उसे नियंत्रित करने में प्रबंध अंकेक्षण एक लाभदायक उपकरण सिद्ध हुआ है। प्रबंध अंकेक्षण के अंतर्गत इस बात की जांच की जाती है कि क्या व्यवसाय ने उतने प्रॉफिट कमाए हैं जो उसने एक्सपेक्टेशन की थी, अगर नहीं तो उनके कारणों का विश्लेषण किया जाता है। प्रबंध अंकेक्षण में ये देखा जाता है कि संस्थान के साधनों को ध्यान में रखते हुए प्रबंधकों के उद्देश्य पर्याप्त हैं या नहीं हैं और इन उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया गया है। इसके अलावा उद्देश्यों के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का विश्लेषण करना, उनको दूर करने के लिए सजेशन देना भी प्रबंध अंकेक्षण का उद्देश्य होता है। अब हम बात करते हैं वर्किंग मेथड ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट, प्रबंध अंकेक्षण की कार्यप्रणाली। देखिए, प्रबंध अंकेक्षण एक विशिष्ट अंकेक्षण है और इसको कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है जो अनुभवी लेखपाल,
अनुसंधान विशेषज्ञ सामाजिक, वैज्ञानिक, औद्योगिक इंजीनियर का होता है। समूह के हर व्यक्ति को तर्क और बुद्धि के साथ काम करना होता है। प्रबंध अंकेक्षण का कार्य संस्था के प्रबंधकों द्वारा किए गए कार्यों का अवलोकन कर उस पर अपने विचार देना होता है। इसके अंतर्गत कुछ बातों का अध्ययन किया जाता है, जैसे संस्था के उद्देश्यों की सीमा, संस्था को किस सीमा तक प्राप्त किया गया, संस्था का संगठनात्मक ढांचा सही है या नहीं है, प्रबंध का संगठन पर कैसा नियंत्रण है। इसके साथ ही क्रय प्रबंध की जांच, विक्रय प्रबंध की जांच, कर्मचारी प्रबंध की जांच, लेखा एवं वित्त प्रबंध की जांच, स्कंद प्रबंधकों की जांच, उत्पादन प्रबंध की जांच, वितरण प्रबंध की जांच आदि की जाती है। प्रबंध अंकेक्षक अपने डाउट को दूर करने के लिए संबंधित अधिकारी से प्रश्न पूछता है। इसके लिए सबसे पहले प्रश्नों के लिए एक लिस्ट तैयार करता है और इसका स्पष्टीकरण कर संस्था की छिपी बातों की जानकारी प्राप्त की जाती है। प्रबंध अंकेक्षक को संगठन की विभिन्न क्रियाओं, दशाओं के लिए अपनी स्वयं की राय बनानी होती है और साथ ही संगठन की क्रियाओं और दशाओं के लिए संगठनात्मक चार्ट और फ्लो चार्ट बनाना पड़ता है। प्रबंध अंकेक्षक जो सूचनाएं प्राप्त करते हैं उन्हें प्रमाणित करने के लिए वे सभी संबंधित व्यक्तियों से प्रमाण पत्र लेते हैं। प्रबंध अंकेक्षक विभिन्न प्रलेखों और रिकॉर्ड का परीक्षण भी करते हैं और ये तब किया जाता है जब आंतरिक लेखा संबंधी गड़बड़ी की संभावना रहती है, वरना किसी एक विषय पर अलग अलग अधिकारियों का बयान अलग अलग होता है। प्रबंध अंकेक्षक अपनी तकनीकी द्वारा जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उनका आपस में संबंध निकालते हैं, जिससे किसी भी रिजल्ट पर पहुंच सकते हैं। जो उद्देश्य एवं प्रमाण स्टार्ट में डिसाइड किए गए थे वह किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं, इसका ज्ञान प्राप्त करना भी अंकेक्षक का प्रमुख कार्य है। प्रबंध अंकेक्षक को व्यवसाय के प्रबंधकीय कार्यों का अंकेक्षण करने के लिए कई टाइप की टेक्निक फॉलो करनी होती हैं, जैसे रूटीन चेकिंग, बाउचिंग, वेरिफिकेशन, रेशो एनालिसिस, बजट रिव्यू, स्टैंडर्ड कॉस्ट, डिफरेंस एनालिसिस, प्रोसेस इन्वेस्टिगेशन, फंड फ्लो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, etc. Thank you very much, students.